आपका मेज़बान शेख अजीज़ुर रहमान। आज हम पाकिस्तान के मुमताज़ बिजनेसमैन और फ्राको के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हाल ही में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हिस्सा बनने वाले सीनियर मेंबर जनाब आसिफ मलिक साहब के साथ उनके दफ्तर में मौजूद हैं और इनको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का हिस्सा बनने पर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए, ठीक ठाक सर है? आप अपने पहले तालीमी सफ़र के बारे में आगाह करें। सर बेसिकली मेरा तालीमी सफ़र काफ़ी मराहिल से गुजरा हुआ है। हम्म, ठीक है जी। सो आई डिड माय ओ लेवल्स फ्रॉम सलामत स्कूल्स। हम्म, उससे पहले मैं बेसिकली अंडर ग्रेड या मिडिल स्कूल आप कह सकते हैं, मैं हॉस्टल में था चांदबाग स्कूल से। हम्म, फिर ए लेवल्स मैंने किया रिसोर्स एकेडमिया से, हम्म, और देन आई डिड माय बैचलर्स इन टू सब्जेक्ट्स, दैट इज़ इकोनॉमिक्स एंड सोशल हिस्ट्री, और उसके साथ साथ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो ग्लासगो यूनिवर्सिटी से साल 2011-12 में मैं ग्रेजुएट हुआ था। हम्म। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वापस आके बिजनेस में ही अपने आप को पिछले तो 12 सर साल ये से। कौन से सन की बात है ये? सर ये है 2012 में, जो है क्या कहते हैं, मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी हम्म। और फिर मैं वापस पाकिस्तान आ गया हुआ था। सर ये फ्राको जो है ये अवाम की आगाही के सिलसिले में आप ये बताएं कि क्या खिदमत अंजाम दे रही है? सर ट्राफको ग्रुप ऑफ कंपनीज बेसिकली 1984 में मेरे वालिद साहब ने शुरू की थी। हम्म, ठीक है जी। हमारा क्योंकि 3 डिफरेंट सेक्टर्स में हम लोग काम कर रहे हैं, हम्म, दैट इज़ लॉजिस्टिक्स, उसके अलावा गाड़ियों में जो ट्रैकर लगता है वो, और इंश्योरेंस कंपनी। जो ट्राफको लॉजिस्टिक्स है वो वालिद साहब ने शुरू की थी 1984 में। उसका प्राइमरीली मकसद यही था कि हमारे जो यहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चीज़ें हो रही होती हैं, हम्म, उसकी कस्टम क्लियरेंस, और उसके साथ साथ जो शिपिंग लाइन के साथ काम करने होते हैं, जो बाय एयर शिपमेंट्स भेजनी होती हैं, उनके साथ जो काम करने होते हैं, हम्म, उन सब के जितने भी लाइजनिंग और बाकी सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने उस चीज़ के ऊपर काम किया है। हम्म, जहाँ तक रही ट्रैकिंग की बात, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2005 में क्योंकि हमारे अपने ट्रक्स वगैरह चल रहे थे हम्म, और सारा कुछ था, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने अपना ट्रैकिंग का सफ़र का आगाज़ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे जो एक्टिव क्लाइंट बेस्ड है वो अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 प्लस है, जिसमें हमारे मेजर क्लाइंटेज इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, जो बैंक से गाड़ियाँ लीज़ होती हैं उसमें ट्रैकर लगने होते हैं। हम्म, फिर उसके बाद और आपके जितने कॉर्पोरेट सेक्टर के कंपनीज़ हैं वो हैं, फिर उसके बाद ऑयल एंड गैस की कंपनीज़ हैं। सो इस तरह से जो है वो ट्रैकिंग का सफ़र का आगाज़ हुआ। फिर 2015 में हम लोगों ने जनरल इंश्योरेंस का लाइसेंस अप्लाई किया। वो हमें लकीली जो है क्या कहते हैं वो मिल गया था 2016 में। जी, तो क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी एक थी जो कि 1970 से मार्केट में ऑपरेट कर रही थी, बट वो फिर उसका लाइसेंस सस्पेंड हो गया हुआ था। हम्म, वो हमारे ग्रुप ने एक्वायर किया, उसको फिर सीधा किया और उसको एक्टिवेट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है क्या कहते हैं वो हम लोग जनरल इंश्योरेंस कंपनी का भी लाइसेंस हम लोग होल्ड करते हैं। नॉन पब्लिक लिस्टेड कंपनी है हमारी, जो कि फैमिली ओन्ड है। जी। तो ये है हमारे ग्रुप का सर इंट्रोडक्शन एंड जनरल ओवरव्यू। इंश्योरेंस के हवाले से एक सवाल है कि क्लाइंट किस हद तक आपसे इंश्योरेंस के हवाले से किस हद तक मुतमईन है? सर अल्हम्दुलिल्लाह देखें, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% सारे के सारे क्लाइंट मुतमईन होते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह 90% प्लस जो है क्या कहते हैं वो क्लाइंट मुतमईन होते हैं। बिकॉज देखें, हम लोगों का काम है वन विंडो सोल्यूशन प्रोवाइड हम्म, करना। कि एक क्लाइंट ने अगर कैश के ऊपर गाड़ी ली है, ठीक है जी, उसकी गाड़ी में इंश्योरेंस भी होती है, फिर उसमें ट्रैकर भी लगता है, क्योंकि आपको भी जी, पता है कि जो आजकल मुल्क के हालात चल रहे हैं, जिस हिसाब से प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं गाड़ियों जी, की, सो उसकी सेफ्टी भी, और अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सो उस चीज़ को भी हम लोग कवर करते हैं और अपने क्लाइंट्स को जो उसके मर्जी के मुताबिक उसका पसंदीदा, वो या तो 3S शोरूम भी हो सकता है या उसकी अपनी किस पसंदीदा वर्कशॉप भी होती है, तो क्लाइंट वहां से जाके काम भी करवाता है अपना,
और उसके साथ साथ जो उसके मसले मसाइल होते हैं गाड़ी से रिलेटेड, फिर उसके बाद जनरल इंश्योरेंस में सिर्फ गाड़ी ही नहीं आती, जी जी और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें क्रॉप की इंश्योरेंस भी आ जाती है, फिर लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस भी आ जाती है, फिर इसी तरह से गारंटीज सर इशू देखा होती हैं। जाए कि क्लाइंट जो है इस सिलसिले में, इंश्योरेंस के सिलसिले में इंश्योरेंस कंपनियों के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं और इनकी कोई सुनवाई नहीं होती, और क्लाइंट जो है बीमे के हवाले से बड़े परेशान नजर आते हैं। नहीं सर, आप जो बात कर रहे हैं वो लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे जनरल होंगे। इंश्योरेंस के हवाले सर से। जनरल इंश्योरेंस में मैंने जैसे पहले जी कहा कि 100% कोई भी क्लाइंट जो है कि कहते हैं, या मैं ये कहूं कि जी 100% मेरे सारे के सारे क्लाइंट मेरे से खुश हैं, जी तो वो एक खाम ख्याली होगी। ठीक है जी, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि 90% तक अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट खुश हैं। कुछ हैं जिनके मसले मसाइल भी होते हैं, नो डाउट अबाउट इट। कुछ होते हैं जो क्लाइंट्स बेसिकली जो फेक क्लेम्स भी डालते हैं। जी तो इसीलिए वन स्टेप अहेड जाते हुए हम उसमें गाड़ियों में अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो हम उसमें ट्रैकर भी लगाते हैं। जी ठीक है जी, ट्रैकर लगाने का मकसद भी यही होता है कि किसी क्लाइंट का अगर कोई हमें कहता है फॉर एग्जांपल कि जी मेरी फिरोजपुर रोड पे गाड़ी लगी है, जी ठीक है जी, तो हम उससे दो तीन सवालात मेरे कॉल सेंटर के एजेंट्स वगैरह उससे करते हैं कि जी एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट क्या टाइम था, किस दिन आपकी गाड़ी जो है क्या कहते हैं वो लगी, फिर उसके बाद जगह हम उससे पूछते हैं। जब ये तीन चार चीजें वो क्लाइंट हमें नोट डाउन करवा देता है तो फिर हम उसका बैक ट्रैक चेक करते हैं गाड़ी के ट्रैकर से कि जी आया क्लाइंट सच भी बोल रहा है जी कि जी नहीं। जी सो इसी वजह से मोस्टली क्लाइंट्स सच ही बोल रहे होते हैं। जी कुछ क्लाइंट्स होते हैं कि जिनकी फेक हो जाते हैं। इंश्योरेंस खत्म हो रही जी होती है, जी उनके साल में क्लेम कोई नहीं हुआ हुआ होता, जी सो वो इस तरह से फेक क्लेम्स डाल के जी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम्स के पैसा भी लेना चाहते हैं। जी। सो ये यही चीजों को मद्देनजर रखते जैसे हुए कि हम शुरू लोग में वन सर, विंडो सोल्यूशन देते जी, हैं। जैसे कि आपने शुरू में फरमाया कि आपके वालिद मोहतरम ने 34 में ये कंपनी की बुनियाद रखी, ग्रुप की बुनियाद रखी थी। ग्रुप की बुनियाद रखी। जी सवाल ये है कि करियर के इस ज़मन में वालिद मोहतरम के अलावा किन शख्सियत ने आपकी रहनुमाई फरमाई? सर, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने सपोर्टिव पेरेंट्स दिए। जी ठीक है जी, उसके बाद क्योंकि मुझे बेसिकली नॉमिनेट किया है मेरी लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में, दैट इज़ हमारी लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में दो एसोसिएशंस आती हैं, जो कि एक है पीफा, जी एक है अकैप। जी सो उन दोनों के चेयरमैन जो कि न्यूली इलेक्टेड आए हैं, एक हैं राना तारिक महमूद साहब, जी एक है जमील अहमद साहब। जी ठीक है जी, ये दो शख्सियात हैं, और तीसरे मेरे पार्टी के चेयरमैन अली हसाम असगर साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिटायर हुए में हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, एंड वो आपकी राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन भी रह चुके जी हैं। सो ये चार पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करूं ट्रेड पॉलिटिक्स में। सो उन चारों शख्सियात का मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूं, और अलायंस होने के बाद अंजुम निसार साहब का, जी जिन्होंने बीइंग एन अ सन, ठीक है जी, अपने बच्चों की तरह हम बहुत बढ़िया। में जो है क्या कहते हैं वो रहनुमाई करते हैं। जब भी उनसे मुलाकात होती है, जब भी उनसे किसी चीज़ के बारे में पूछा जाता है, तो वो हमें बड़े प्यार और शफ़क़त से समझाते भी हैं, जी और कहीं पे अगर बच्चे होने के नाते हमारे से गलती भी हो जाती है, जी तो वो हमारे बड़े होने के नाते वो हमें डाँट भी देते हैं, जो कि हमारे लिए एक मशाल राह है। जी जी ठीक है जी, और जिसकी वजह से हम लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं। सर, जैसे कि आपने जिक्र किया अंजुम निसार साहब का, अंजुम निसार साहब की सरबराही में हाल ही में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात मुनक़िद हुए, और बड़ी अक्सरियत से आप तमाम हजरात जो हैं कामयाबी से हमकिनार हुए। सवाल ये है कि आप कैसा महसूस करते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लाहौर चैम्बर की 102 साला तारीख में ये पहला मौका है कि क्लीन स्वीप हुआ जी है। एक प्रॉपर इलेक्शन होने के सॉरी एक प्रॉपर इलेक्शन होने के बाद क्लीन स्वीप हुआ है। जी ठीक है जी, सो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि अंजुम निसार साहब ने एक कलीदी किरदार अदा किया है, जी क्योंकि उनका एक स्टेचर भी ऐसा है, जैसे एक उनका ऑरा भी ऐसा है। ठीक है जी, कि उन्होंने ट्रेड पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है।
पिछले 40 साल से उनकी मेहनत है, उनकी लगन है और लोगों के काम आने का जो जज्बा है, यही एक सबसे बड़ा डिफाइनिंग फैक्टर था इस अलायंस के लिए, जो कि पाए तकमील तक पहुंचा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ शुक्र है, और मैं अपने लाहौर के कॉरपोरेट और एसोसिएट के जितने भी ताजिर हैं और जितने भी ताजिर रहनुमा हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी अलायंस के ऊपर एतमाद किया और हमें एक मौका दिया कि हम उनके काम आ सकें। क्यों? क्योंकि आजकल आपको भी पता है जो दौर चल रहा है, लोगों के लिए बहुत मुश्किलात हैं, ठीक है? लोग महंगाई के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, बिजनेसेस बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। सो फॉर दैट रीज़न हमारा मेन एम और मेन मोटो ही यही है कि हमने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वसातत से वी नीड टू बी अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द बिजनेसमैन, कि गवर्नमेंट भी बिजनेसमैन के साथ कोई नाजायज चीज ना करे और बिजनेसमैन की भी कोई नाजायज मुतालबात गवर्नमेंट तक ना जाए, बिकॉज वी आर पॉलिसी मेकर्स। हम लोगों ने जो हमारे अलायंस में जितने भी कैंडिडेट्स मार्केट ने कबूल किए और उनको जितवाया, हमारा मेन मोटो ही यही है कि हमने ताजिरों के काम करने हैं। जो पिछले 20-25 सालों से वो बेचारे बेयारो मददगार बैठे हुए थे और लाहौर चैम्बर को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह से चलाया जा रहा था, उसको वापस हम लोगों ने लोगों के पास सौंप दिया है। और इंशाल्लाह जो लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उन सब को जो भारी अक्सरियत से जिताया गया है, उन सब का मेन मोटो ही यही है कि उन्होंने लोगों के काम करने हैं और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इंशाअल्लाह उल अजीज हमने उसको वापस लेकर आना है। सर, आपके सदर, मौजूदा सदर अबू जर शाह साहब ने हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है और चैम्बर के मुतालबात रखे हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे या नहीं? सर देखें, जो है क्या कहते हैं, हमारी तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश है कि हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, ठीक है जी। और हमने जो बेसिकली हमारे इंडस्ट्री के जो मुतालबात हैं वो कोई नाजायज मुतालबात भी नहीं है, ठीक है। आपके बिजली के नर्ख एक सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हिट कर रही है, आपका बिजनेस चल नहीं रहा, ठीक है। बाकी दुनिया में 8 सेंट से 7 सेंट 9 सेंट इस तरह के इस वेरिएशन के बीच में जो है वो बिजली का यूनिट चल रहा है, ठीक है जी, पर डॉलर की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में बदकिस्मती से इट इज वेरिंग बिटवीन 17 सेंट से 20 सेंट के दरमियान। तो अब आप ही मुझे बता दें कि हम कंपेटिटिव कैसे रहेंगे बाकी दुनिया के मुताबिक, जहां पे आपके नेबरिंग कंट्री चाइना भी है, जहां पे इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है। सो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों ने अपने जायज मुतालबात रखे हैं कि यार आप इंडस्ट्री को तो चलने दें, इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो लोगों के लिए रोजगार आएगा, लोगों के लिए रोजगार आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको तनख्वाहें भी मिलेंगी, ठीक है जी, और जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक पहिया चलेगा। सो हम लोगों ने एक तो बिजली के नर्ख के ऊपर बात की है, दूसरा हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात की है कि यार आपने जो गाड़ियों के लिए किया हुआ है और बाकी सारी चीजों के लिए किया हुआ है आप उसके लिए करें, ठीक है। बट जो इंडस्ट्री, जो एसएमईज और जो बाकी सारी इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए कम से कम जो है क्या कहते हैं वो 4 से 5% के इंटरेस्ट रेट रखें, सो दैट के लोग इजीली इंडस्ट्रियल लोन तो ले सकें, ठीक है। अब मुझे आप एक चीज बता दें कि 17% इस टाइम पे स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है जी, उसके ऊपर बैंक का अपना स्प्रेड भी आना है, उस चीज को 20-21% के ऊपर कौन सी इंडस्ट्री लगेगी? कोई भी इंडस्ट्री के लिए सर्वाइवल ही मुश्किल है कि यार उसने जो पैसा फॉर एग्जांपल 25% कमाना है, ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट की बात करो, नेट प्रॉफिट जाते जाते वो 8 से 10% पे ही रह जाता होता है। तो 25% अगर उसने कमाना है, 21% उसने बैंक को दे दिया, पीछे 4% में इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव करेगी, कैसे आपकी जॉब क्रिएशंस होंगी? सो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई गैर
कोई नाजायज मुतालबात किए हैं, बिल्कुल जायज मुतालबात हैं कि इन चीजों को फिल फॉर पूरा किया अभी जाए। चंद दिन ही हुए बिल्कुल सर। हर चैम्बर, पाकिस्तान के हर चैम्बर ताजिर बरादरी के लिए रीढ़ की हड्डी का मानदंड है। आप एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। आपने ऐसा कौन सा खाका तैयार किया है जिनसे ताजिर बरादरी के मसाइल हल हो सकें? सर, देखें, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि बेसिकली हम लोगों ने दो तीन चीज़ें जो नहीं है की हैं, जो कि मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ कि अब जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं हूँ, आई एम फ्रॉम द लॉजिस्टिक्स एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री। सो हमारे प्रेसिडेंट मियां अबूजर शाद साहब, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट खालिद उस्मान साहब और वाइस प्रेसिडेंट हमारे शाहिद नज़ीर साहब, इन सब ने एक ही चीज के ऊपर काम किया है कि जो बेसिकली जिस इंडस्ट्री से आया होगा ना, उसने उसी इंडस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटीज लेनी है। अब मुझे फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी अलॉट हुई है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि मैं अपनी इंडस्ट्री को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ। सो उसके जो मसले मसाइल होंगे वो मैं बहुत बेहतर और खुश उसलूबी से हल कर सकूंगा। उसी तरह से जो शाहलमी से हमारे कैंडिडेट्स आए हुए हैं, उनको उस तरह की जो है क्या कहते हैं, जो उनकी लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, ठीक है जी, उनकी नाजायज़ तजावुज़ात के मसले हैं, फिर उसके बाद उनके इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। सो कॉरपोरेट वालों को कॉरपोरेट के लिहाज से, उनकी इंडस्ट्री के लिहाज से उनको स्टैंडिंग कमेटीज दी गई हैं, और जो एसोसिएट वाले हैं उनको उस लिहाज से उनकी इंडस्ट्री और उनकी मार्केट के लिहाज से उनको स्टैंडिंग कमेटीज दी गई हैं, सो दैट कि वो अपनी मार्केट के जो लीडरान हैं और जो वहाँ पे एक्टिव मेंबर्स हैं उनको अपनी कमेटीज में वो मेंबर्स बनाएं, और उनके जो मसले हैं वो उनको फिल फॉर तरीके से टाइमलाइन के साथ हल कर सकें। सर, आपके ख्याल में पाकिस्तान की इंपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए? इंपोर्ट को जी, बढ़ाया जाए या कम किया जाए? बढ़ाया जाए। सर, इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो है क्या कहते हैं, वो तो पहले ही बहुत बड़ी हुई है, ठीक है। अगर आपने अपनी इकोनॉमी सही करनी है तो आपको एक्सपोर्ट पे काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। सबसे पहले तो आपको बेसिकली जो रिफंड फॉर एग्जांपल लोगों के फंसे में, वो एक बहुत बड़ा इशू है। फिर आपका आईटी एक बहुत पोटेंशियल और लो हैंगिंग फ्रूट है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, वो उनके मसले मसाइल हैं, ठीक है जी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, आप यहाँ पे अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी अगले 20 सालों के लिए लेकर आए, ठीक है जी। आपके जितने भी एफडीआईज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स होंगे, उनको पता होगा कि यार अगले 20 साल इस मुल्क की पॉलिसी ये है, वाई आइदर वो एक्सपोर्ट फ्रेंडली पॉलिसी है या इंपोर्ट फ्रेंडली पॉलिसी है, वट एवर द पॉलिसी इज, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट, ठीक है जी। उसके बाद ही आपकी इकोनॉमिक पहिया चल सकेगा। सर, एफबीआर एक स्कीम लेकर हाजिर हुआ है, ताजिर ग्रोथ पॉलिसी। क्या आप इस स्कीम से मुतमईन हैं? सर, बिल्कुल भी नहीं। उसकी मैं आपको वजह बता दूं। एफपीआर का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो बेसिकली एजम्पशन बेस्ड पॉलिसीज बनाते हैं कि आप फॉर एग्जांपल एक ताजिर है, मैं एक ताजिर हूं, हम दोनों अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, ठीक है जी। और वहां पे ऐसे 100 ताजिर और हैं। मेरा स्केल ऑफ बिजनेस इज ऑन अ लार्जर स्केल, आपका थोड़ा सा कम स्केल पे होगा, ठीक है जी। उन्होंने एक एवरेज आउट रेट निकाला कि फॉर एग्जांपल अनारकली का एक ताजिर है, उसको 60,000 जो है कहता वो टैक्स लगना चाहिए है, ठीक है जी। उसको चेक किए बगैर के आया उसकी इतनी पसली है भी कि नहीं है, ठीक है जी। सो एजम्पशन बेस्ड पॉलिसीज से आपको नुकसान ही होगा। आपको सब स्टेक होल्डर्स को, सब चैम्बर्स को एक टेबल पे लाके बिठाना पड़ेगा, ठीक है जी। उनके साथ आपको बैठ के निगोशिएट करना पड़ेगा, फिर ही जाकर आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा उन चीजों के ऊपर। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक जो है वो चीज आगे नहीं बढ़ेगी। सर, ताजिर बरादरी के कारोबार में मुश्किलात कब, कहाँ और कैसे पेश आती हैं? सर देखें, ताजिर बरादरी के मुश्किलात की दो तीन वजूहात हैं। एक आपका जो इम्पोर्टर है उसको बेसिकली क्या कहते हैं, जो डॉलर फ्लक्चुएशन हो रही होती है उसका सबसे बड़ा मसला है।
दूसरा फिर एलसी खुलवाने के उनके बहुत बड़े मसले मसाइल हैं। तीसरा फिर जिस टाइम पे आपका पोर्ट के ऊपर चीज लैंड हो जाती है, ठीक है जी, आपकी अगर फॉर एग्जांपल एक चीज की प्राइस ही $10 है, आपने वही जिस तरह से मैं पहले बात कर रहा था कि सेल्फ अजम्पशन बेस्ड के ऊपर आपने उस चीज को ₹70 के ऊपर डिक्लेयर किया कि जी आप इनवॉइस $70 के ऊपर जो है कहते हैं वो लेकर आए, क्योंकि उसकी प्राइस ही जब $10 है, ठीक है, आपने अगर टैक्सेस एंड ड्यूटीज लेनी है तो आप 70 के ऊपर उसको असेस या वैल्यूएट कर लें, ठीक है, उस हिसाब से आप टैक्सेस एंड ड्यूटीज उसके ऊपर लगा सकते हैं, बट दैट इज ऑल्सो सब्जेक्टिव। बट यहां पे मसला ये है कि वो कहते हैं कि नहीं जी आप इनवॉइस भी $70 की लेकर आए, ठीक है, फिर अगर ट्रेडर इनवॉइस $70 की ले आता है, लेकिन उसने जो है कहता है चाइना या XYZ किसी भी कंट्री में जो पैसा भिजवाना है वो तो $10 भिजवाना ना, वो ऊपर का $60 फिर आपकी मनी लॉन्ड्रिंग होगी, ठीक हो गया जी। सो द सिस्टम इज गिविंग द अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल जो के मनी लॉन्ड्रिंग खुद करवा रहे हैं, ठीक है। सो फिर मैं उसी बात पर आऊंगा कि द गवर्नमेंट नीड्स टू सिट डाउन विद द स्टेक होल्डर्स, वेदर वो लॉजिस्टिक्स वाले हैं, वेदर वो कस्टम क्लियरेंस वाले हैं, वेदर वो इंपोर्टर्स हैं। आप जब तक नहीं बैठेंगे तब तक आप इस चीज को नहीं हल कर सकेंगे। आप एजम्पशन बेस पे चलते रहेंगे तो आज तक आपका कभी टैक्स का खसारा पूरा नहीं हो सका। सर आप मुमताज बिजनेसमैन हैं, आपके ख्याल में ताजिर बिरादरी के मसाइल को कैसे हल किया जाए? सर एवरीवन नीड्स टू सिट डाउन, ठीक है, हर एक ने अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, उस चीज से कोई हल निकल ही नहीं सकता, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो बरसरे इक़्तिदार लोग हैं या जो अपोजिशन में भी हैं और जो बाकी भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन सबको बैठकर एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ठीक है, कि आप इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएं अगले 20-50 सालों की कि हाँ जी हमने अपने मुल्क की डायरेक्शन लेकर किस साइड पर जानी है। क्योंकि देखें अभी इस टाइम पे आप मिनिस्ट्री स्कीम्स जो है कहते हैं वो लॉन्च कर देते हैं प्लॉटों के ऊपर, ठीक है, हाउसिंग सोसाइटियों के ऊपर और बाकी सारी चीजों के ऊपर। देखें उस चीज से इकोनॉमिक पहिया नहीं चलने लगा, ठीक है। मैं आई एम द बिगेस्ट एडवोकेट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड मैं जो है कहते हैं वो आपने ये अपने एग्रीकल्चरल लैंड को जो तबाह किया है, ठीक है, हाउसिंग सोसाइटियां बना बना के। अब मैं उसके एक एग्जांपल देता होता हूं कि एक जो जमींदार है उसने जो साल में करोड़ रुपया कमाना है, वो कहता है यार मेरे पास अगर 100 एकड़ है तो यार किसी डेवलपर को साथ में लाओ, ठीक है, साल में 50 करोड़ रुपया निकालो, फिर उसके बाद क्या है, उससे आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हुई। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कारोबारी हालात इंतहाई खराब बिल्कुल है। जातियों का बुरा बुरा मजाला तो सभी करते हैं, लेकिन अदालत करने को कोई तैयार नहीं, वजह क्या है? सर वजह यही है कि बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं जो कि जिसके ऊपर पाबंदियां भी हैं, कह भी नहीं सकते, ठीक है। सो लुब्बे लुबाब यही है कि एवरी स्टेक होल्डर नीड्स टू सिट डाउन। सर मुआशी बहरान की आड़ में माफिया ग्रुप अरबों रुपए कमा लेती है, इनको कैसे रोका जाए? पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जब पॉलिसीज कानून बनाए जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। सर वही बात है ना कि देखें आपको खुलूस नीयत चाहिए, ठीक है जी, उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिर्फ वो कागजी हद तक पॉलिसीज ना हो, वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट भी होनी चाहिए, रादर दैन कि आप उनको सिर्फ कागजों की हद तक रख दें और कोई गरीब बेचारा जिसका कोई पुरसाने हाल ना हो आप सिर्फ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते जाएं और मेरे आप जैसे लोग जिनके कोई 2-4 लोग जानने वाले हैं उनके ऊपर आप हाथ डालते हुए भी जो है वो डरें, तो फिर उस तरह से तो मुल्क तरक्की नहीं करते होते ना। सर ताजिर बिरादरी की निगाहें आपकी नई इंतजामिया पर और आपके ऊपर भी, बिजली और गैस के बिलों में ताजिर बिरादरी को रिलीफ कब मिलेगा? सर देखें हम लोग तो अपनी तरफ से पॉलिसीज और बाकी सारी चीज़ें बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं और स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा के ये पॉलिसीज
तरतीब में आना शुरू हो गई हुई है। ऑब्वियस सी बात है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि एक महीने में सारा कुछ जो है ना वो जादू का चिराग तो है नहीं, ठीक है, बट इंशाअल्लाह अजीज जब तक हम ये टेन्योर अपना कंप्लीट करेंगे, हम उस चीज को जो है वो एक रोलिंग बॉल इफेक्ट की तरफ जरूर लेकर चले जाएंगे कि ताजिरों को नजर आना शुरू हो जाएगा कि पीपीपी अलायंस ने वो काम करके दिखाए हैं जो कि बाकी सारे सिर्फ और सिर्फ अपने खिताबात और भाषणों में ही कह रहे थे। जैसे हमारे प्रेसिडेंट अबूजर शाद साहब ने आईपीपीज का एक मुद्दा अपने इलेक्शन जीतने के बाद उठाया, ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको ये बता देते हैं कि जी 5 आईपीपीज के कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू नहीं हुए। 2000 मेगावाट बिजली सिस्टम से जो कि हमारे ऊपर अरबों रुपए का एक कैपेसिटी चार्ज ही पड़ा था, ठीक है जी, उसको बंद कर दिया गया है। सो इंशाअल्लाह अजीज बफजल खुदा जो हमारी आगे एक्सपेक्टेशंस चल रही हैं, गवर्नमेंट के साथ जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो स्टेट बैंक के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, सो द थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑन अ बेटर साइड। सर कौन कौन सी आईपीपी कितने अरब वसूल कर रही है आपके नजर में? So that is quite a controversial question, so I don't want to go into that controversy. आपके ख्याल में हुकूमत आईपीपी के साथ मुआवजा खत्म कर सकती है? सर देखें, इट विल टेक टाइम क्योंकि आपकी सॉवरन गारंटीज भी बीच में इन्वॉल्व होती हैं और बाकी सारी चीजें भी होती हैं। खत्म हो जरूर जाएगा, बट मैं वही वाली बात कि ये अगर कौम और लोग ये समझें कि ये एक महीने में या एक दिन में ये कोई जादू का चिराग है जो कि खत्म हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होगा। बट व्हाट आई हैव हर्ड एंड व्हाट आई हैव लिसन्ड इन द मीटिंग्स, वो काफी पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है जी। एंड द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन द फैक्ट कि उसने इन चीजों के ऊपर काबू कैसे पाना है एंड दे आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। सो इंशाअल्लाह अजीज 4 to 6 months में the people will see decline in the per unit rate of electricity. 15 और 16 अक्टूबर 2024 शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास इस्लामाबाद में मुनक़िद किया। बिल्कुल। आपके ख्याल में क्या तासुरात हैं कि क्या हल निकल सकता है इससे? सर देखें, जो है क्या कहते हैं वो बहुत अच्छी बात है, हो रहे हैं, ठीक है जी। एक आपके मुल्क का इमेज बाहर के दुनिया में जाता है कि पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री टू वर्क विथ, टू कम ओवर हेयर टूरिज्म के लिए, उसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए। सो ये एक अदद बेंचमार्क होता है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी, इंटरनेशनल टूरिस्ट्स के लिए भी। सो आई एग्री कि हाँ जी ऐसी चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए हैं, जो वट एवर द पोलिटिकल डिफरेंस बिटवीन ऑल द पार्टीज आर, लेकिन इन चीज़ों का मुनक्किद होना ये एक बहुत खुशाइन चीज़ है कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इट विल गिव अ बूस्ट। जिस तरह अभी आपके कुछ टाइम पहले सऊदी इन्वेस्टमेंट्स वाले भी आए हुए थे, ठीक है जी, दैट ऑल्सो गेव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट टू द स्टॉक एक्सचेंज और आपके इन्वेस्टर्स को भी। सो मैं इन चीज़ों के बिल्कुल हक में हूँ, ये चीज़ें होनी चाहिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ और होनी चाहिए। हालात के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत एक तल्ख सब्जेक्ट आपने छेड़ दिए। सबसे पहले तो देखें, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, आपको एक इकोनॉमिक प्लान की जरूरत है, ठीक है जी। आपको अगले 20 सालों का इकोनॉमिक प्लान देना ही पड़ेगा। उसके बगैर ना मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, अगर तो आप मेरे से सच्ची बात पूछें, ठीक है, क्योंकि बीइंग अ बिजनेसमैन, देखें मैं अगर एक जगह पे इन्वेस्टमेंट करता भी हूँ, ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है मैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाऊंगा। मैं कोई इधर कोई मेमोरियल अस्पताल तो अभी चला नहीं रहा, ठीक है जी, मैं एक इंडस्ट्री चला रहा हूँ, मैंने लोगों को रोजगार दिया हुआ है। मेरे ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह 500 प्लस खानदान जो है क्या कहते हैं वो काम कर रहे हैं, उनका जो है क्या कहते हैं वो जरिया माश और जरिया रोजगार चल रहा है। सो जब तक गवर्नमेंट एक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं देगी, मैं फर्दर इन्वेस्टमेंट किस बेसिस पे करूं? पाकिस्तान पर भारी कर्जा
हुकूमत अपने अखराजात में कमी नहीं लाती, इसकी वजह क्या है? सर देखें, बेसिकली हमारे यहाँ पे बहुत सारे डेड यूनिट्स हैं, जी। ठीक है, जी। जिसके अंदर आपने सियासी भर्तियां भी की हुई हैं। जी। जैसे कि आपकी स्टील मिल है, पीआईए हो गई, रेलवेज हो गई। तो सारे सारे महकमे खसारे में हैं। देखिए, सारे महकमे जो है क्या कहते हैं, वो खसारे में बेशक हैं, बट उनका आप प्रॉफिटेबिलिटी भी लेकर आ सकते हैं। जी। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी लाने के लिए आपको प्राइवेट सेक्टर के साथ बैठकर एक मुआहदा तय करना पड़ेगा, ठीक है जी, जिस तरह से बाकी दुनिया में भी होता है, ठीक है। अब हमारा नेबरिंग कंट्री है इंडिया, हम्म। वहां पे एयर इंडिया टाटा ग्रुप ने ले ली हुई है, हम्म। ठीक है जी। और जिस टाइम पे वो हजारों करोड़ों के लॉस में थी, अब वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं। हम्म। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेसिकली ओवरहॉलिंग की है ना पूरे सिस्टम की। बिल्कुल। सो हमारे यहाँ पे भी ओवरहॉलिंग की जरूरत है। हमें अपने पॉलिटिकल एजेंडा से बाहर निकलकर मुल्की एजेंडा की तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। आपने जो नाम नेहाद भर्तियां की हुई हैं, अब फॉर एग्जांपल एक प्लेन के लिए आपको लेट्स अज्यूम 20 लोग दरकार हैं, हम्म। आपने वहां पर 200 लोग रखे हुए हैं हम्म। एक प्लेन के ऊपर, तो आप कैसे प्रॉफिटेबिलिटी में आएंगे, ठीक है। सर, सो गजा पे, उस जी, गजा पे बात करते हैं। इसराइल इस जंग में आगे शुमाल से शुरू होकर जनूब तक पहुंच गया। आपके ख्याल में फलस्तीनी अवाम का क्या मुस्तकबिल है? सर देखें, सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, पहले लोग इसके ऊपर बात नहीं करते थे। मैं बहुत सारे ऐसे नॉन मुस्लिम्स को भी जानता हूँ, मेरी उनसे इस चीज़ के ऊपर बात भी होती है, हु आर कंडेमिंग द अटैक्स जी। एंड हु आर कंडेमिंग ऑल द थिंग्स विच इजराइल इज डूइंग, जी। ठीक है जी। उसमें यहूदी भी हैं, हम्म। ठीक है जी, जो कि बेसिकली वो नार्सिस्ट वाली साइड पे नहीं है, जो कि एक सेन माइंड के साथ जी। जी। जो है, बिल्कुल। वो भी इस चीज को कंडेम कर रहे हैं कि नस्ल कुशी बंद होनी चाहिए है, ठीक है। आपका एक डिस्प्यूट है, आप अगले 100 साल भी बमबारी करते रहेंगे, उसका कोई हल नहीं निकलेगा जब तक आप टेबल पे नहीं बैठेंगे। लेकिन सर, पाकिस्तान समेत 57 इस्लामी ममालिक इस जंगबंदी में नाकाम खामोश नजर आ रही है। इसकी वजह क्या है? IMF या वीटो पावर? सर दोनों, अगर तो रियलिस्टिकली बात की जाए तो दोनों, ठीक है। हम्म। आपको बेसिकली देखें, बात सिंपल सी इतनी सी है कि अमेरिका का इंटरेस्ट इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा है, हम्म। और उनकी मेजर इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है वो इसराइल की तरफ है, हम्म। ठीक है जी। वहाँ पे जितने भी टॉप 100 बिजनेसमैन हैं, उसमें से बेशतर यहूदी हैं। हम्म। सो वो एक लॉबी जो है क्या कहते हैं, वो काम कर रही है। अनफॉर्चुनेटली हमें हमारे इस्लामिक ममालिक एक वन पेज एजेंडा पे आई ही नहीं है, ठीक है जी। सो अगर तो आपने अपनी वॉइस को आगे तक लेकर जाना है, सो आपको एक आवाज बनना पड़ेगा। जब बिल्कुल। तक आप नहीं बनेंगे तब तक आप अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाते रहेंगे, उस चीज का उसका आवाज उस वॉल्यूम से नहीं जाएगी। हम्म। सो तमाम उम्मत मुस्लिमा को एक पेज पे आना पड़ेगा। सर, कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। आपके ख्याल में कश्मीरी मुजाहिदीन की अजीम कुर्बानियाँ रंग लाएंगी? फिर कंट्रोवर्शियल सवाल, फिर से कंट्रोवर्शियल सवाल कर रहे हैं आप। देखें, इसको रहने दें। अच्छा। कश्मीर के 77 बरस, कश्मीर में यौम तासीस जारी। शहदाए कश्मीर और कश्मीरियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए आपका पैगाम? सर देखें, जो है क्या कहते हैं, वो नो डाउट हमारे कश्मीरी भाइयों के बहुत कुर्बानियां हैं, लाजवाल कुर्बानियां हैं। सो उस चीज़ को तो फरामोश किया जा ही नहीं सकता। जो जुल्म और बर्बरियत कश्मीरियों के ऊपर अभी तक जारी है, फिर मैं वही कहूँगा कि उसको बंद करके ऑल द स्टेक होल्डर्स नीड्स टू कम ऑन द टेबल, ठीक है। सर, आपके ख्याल में कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से हुकूमत वक्त को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप?
सर बिल्कुल देना चाहूँगा कि हकूमत वक्त को यूएन रेजोल्यूशंस के ऊपर अपनी आवाज़ को भरपूर उठाना चाहिए है। सेकेंडली अपनी लॉबीज़ को इनको भरपूर जो है क्या कहते हैं वो एक्टिवेट रखना चाहिए है, सो दैट के पाकिस्तान और बाकी उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ बाकी दुनिया तक जाए और ये जो जुल्म और बर्बरियत फ़लस्तीन में भी और कश्मीर में भी जारी है उस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का। थैंक यू। बड़ी मेहरबानी।